हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छा खासा मस्त दिख रहे हैं। देखिए मेरे भाई, हम समाकलन यानी आपकी क्लासेस में इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोले तो समाकलन के बारे में स्टार्ट कर चुके थे और आपके 2 क्लासेस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं अच्छा खासा। अब मेरे दोस्तों, आज आपका क्लासेस थर्ड है और इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहे थे ग्रुप में कि सर एक बार एक चांस फिर से आप रिवीजन कर दीजिए इंटीग्रेशन का, ताकि हमें 99% समझ में आ जाए। तो मेरे दोस्तों, आज मैं इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग से लेके अभी तक सारा का सारा रिवीजन कर दूंगा। नेक्स्ट क्लासेस से आपका नेक्स्ट चैप्टर का आगाज किया जाएगा। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि अगर आप ग्रुप से वंचित है, ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगे, आप वहां से जाके जुड़ जाए, क्योंकि हर अप टू डेट आपको इस चैनल से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड आपको दिया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रुप डिस्कशन भी उसमें चलता है। देखिए मेरे दोस्तों, डिस्कशन करने से ये होता है, किसी का क्वेश्चन आप जान पाएंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन से आप वंचित रहे हो, वो क्वेश्चन आप नहीं जान पाए हो मेरे दोस्तों, और हो सकता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए शायद। तो कहने का मतलब है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेनली अगर इंटीग्रेशन की बात बोले मेरे दोस्तों, तो इंटीग्रेशन को 2 कैटेगराइज किया गया है, डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। उससे पहले हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन के मतलब होता है मेरे दोस्तों कि एक ही ब्लॉक को अगर हम टुकड़ों में डिवाइड कर दे, एक ब्लॉक या एक मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट को उसको नंबर्स ऑफ कट्स में डिवाइड कर दे मेरे दोस्तों, नंबर्स ऑफ कट्स में डिवाइड कर दे, और उसके बाद उसी नंबर्स ऑफ कट्स को फिर से जोड़कर जो प्रोडक्ट को हम कट किए थे वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, तो क्या वो प्रोडक्ट फिर से एज ए फॉर्म में, मतलब जैसा था वैसे फॉर्म में बन पाएगा? ऐसा कोई संभव नहीं है कि वह फिर से बन पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही जाएगी। लाइक दिस मेरे दोस्तों, एक आप लकड़ी का बंडल लीजिए, समझने की कोशिश करते हैं। आप एक लकड़ी का बंडल लीजिए मेरे दोस्तों, उस बंडल को नंबर्स ऑफ कट्स में काट दीजिए, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स में काट दीजिए, और उसके बाद उस सभी पार्ट्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। ऐड तो हो जाएगा लेकिन एज ए फॉर्म में नहीं रहेगा, यानी जैसा था वैसे फॉर्म में नहीं मिलेंगे। आपको कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि मिलेंगे, यानी कुछ ना कुछ काटते समय बर्बाद हुए होंगे पार्ट्स, ऐसे मिलेंगे। कहने का मतलब में दोस्तों कि इंटीग्रेशन को ज्यादा समझने की कोशिश नहीं है, इसका फॉर्म समझने की कोशिश कीजिए, किस फॉर्म पे बनता है। आपसे एग्जाम में इंटीग्रेशन के बारे में नहीं पूछेगा, डिफाइन करने के लिए नहीं पूछेगा, और जहां पूछेगा मैं बताऊंगा। अब इंटीग्रेशन को मेरे दोस्तों 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, समझने की कोशिश करना है। कैटेगरी नंबर 1 है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, समझने की कोशिश करना, यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा मेरे दोस्तों डिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब 2 कैटेगरी डिवाइड करने के बाद मेरे दोस्तों इंडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, समझने की कोशिश करना। अब हम बोलते हैं मेरे दोस्तों कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जो हम नंबर्स ऑफ कट्स करेंगे, तो मेरे दोस्तों लकड़ी का एक ब्लॉक को जब आप कट्स करेंगे नंबर्स ऑफ पार्ट्स में, तो कितने, इंडिफिनिट का मतलब मेरे दोस्तों सिंपल सा भाषा में अगर समझा है तो लकड़ी का ब्लॉक से हटाइए, ध्यान उधर से नहीं इधर लाते हैं। इंडिफिनिट मतलब होता है मेरे दोस्तों इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। और डिफिनिट डिफिनिट का मतलब होता है कि लिमिट, लिमिटेशन, एक लिमिट के अंदर, एक सीमा के अंदर, यही डिफिनिट और इंडिफिनिट का अंतर है। बात करें अगर, तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन बोलता है कि 2 ऑब्जेक्ट को, 2 पार्ट्स को जब आप ऐड करेंगे मेरे दोस्तों, तो कहां तक ऐड करेंगे इसका लिमिट देने का काम करता है। तो इंडिफिनिट में मेरे दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं भी कितना भी जा सकता है, लेकिन डिफिनिट में एक लिमिट है। लिमिट के अंदर यानी 2 पार्ट को आप ऐड करें, 3 पार्ट को ऐड करें, 4 पार्ट को ऐड करें, इस तरह से मेरे दोस्तों लिमिट है। अब बात करते हैं फिर से इंडिफिनिट में, हम मेरे दोस्तों दोनों समझने की कोशिश करते हैं, इंडिफिनिट और डिफिनिट, क्योंकि साथ साथ चलते हैं। रिवीजन में रिवीजन की जैसा, क्योंकि आपके एग्जाम तो टाइम पे होगा, वो तो रिवीजन नहीं करने का मौका देता है मेरे दोस्तों। अब इंडिफिनिट की बात बोले तो सर क्या हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो जहां हम वहां तक चले जाएंगे, और इसमें सर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो क्या लिमिट क्यों रहेंगे, समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले यह समझिए कि इंटीग्रेशन को हम डिनोट किससे करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यानी मेरे दोस्तों इंटीग्रेशन को अगर डिनोट करने की बात आता है तो इंटीग्रेशन को इस तरह से डिनोशन किया जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में आई भी बोला जाता है। पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम टाइप्स पे चलेंगे। मेरे दोस्तों इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है और इंटीग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म आई होता है, बस इतना ही आपको जानना था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन। मेरे भाई हमने क्या बोले, इंडेफिनिट में कोई लिमिट नहीं होते हैं और डेफिनिट में एक लिमिट तक जाना रहता है। तो क्या हम सर प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय जितना मन उतना फॉर्म में चले जाएंगे इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में क्या हम कुछ ही स्टेप चल पाएंगे, ये समझने की कोशिश। ऐसा कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, मैथमेटिशियन कहता है, अब कौन कहते हैं ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिशियन कहते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को एक लिमिट तक ही लिया जाता है और डेफिनिट इंटीग्रेशन को भी लिमिट तक लिया जाता है, क्योंकि हम कितना सॉल्व करेंगे इसमें जितना भी सॉल्व करें कम ही होता है मेरे दोस्तों। इसलिए मैथमेटिशियन का कहना है मेरे भाई कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कहाँ तक जाना है ये समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले डेफिनिट इंटीग्रेशन को कहाँ तक जाना है वो प्रॉब्लम में क्वेश्चंस में आपको दिए रहेंगे। इस फॉर्म में रहेंगे इंटीग्रेशन 2 से 3, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहा जाता है। इसको पढ़ने का तरीका है मेरे दोस्तों कि इंटीग्रेशन यानी आपको इंटीग्रेट करना है किसी भी फंक्शन का, किसी भी चीज का आपको इंटीग्रेशन करना 2 से लेके 3 तक। इसको अपर लिमिट बोलने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों, इसको अपर लिमिट बोला जाता है और इसको लोअर लिमिट बोला जाता है, समझने की कोशिश करना। इसको पढ़ने का सही तरीका इंटीग्रेशन 2 से 3 तक। ये डेफिनिट का प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा। अब ये हट जाते हैं इस मुद्दा से, अब इस मुद्दा पे आते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। मेरे दोस्तों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी मैथमेटिशियन का कहना है एक लिमिट तक ही आप जाइएगा और वह लिमिट होगा मेरे दोस्तों किसी भी अल्फाबेट को लगा दिया जाएगा। जनरली बात करें अल्फाबेट मीन्स ए टू लेके जेड तक आप किसी भी फंक्शन में, यानी आप ए टू जेड तक ऐड कर दे, फंक्शन को ऐड करने के बाद वह भी एक लिमिट तक रह जाएगा। अब मेरे दोस्तों जनरली भाषा में क्या है, तो जनरली भाषा में सी या के ऐड किया जाता है, लेकिन आप पे कोई लिमिट नहीं है, आप ए टू जेड कोई भी ऐसा ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरली की बात बोलूं, मैं जो ऐड करूंगा वह सी और के ऐड करूंगा क्योंकि जनरली चलता है। बस इतना ही था इंटीग्रेशन के बारे में समझना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें कुछ डायरेक्ट अगर बोला जाए मेरे भाई, तो डायरेक्ट ऐसे ऐसे फॉर्मूला है जिसको याद करने से आप ऑब्जेक्टिव के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग एग्जाम में। समझने की वो फॉर्मूला की कोशिश करते हैं। चलिए, जनरली फॉर्मूला का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर फॉर्मूला देख सकते हैं। ठीक है, चलो और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें मेरे भाई फार्मूला की, तो सबसे पहला फार्मूला अगर हम समझने की कोशिश करें तो कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर बात बोले मेरे दोस्तों, यह इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। और कोई भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेट किया जाता है मेरे दोस्तों, तो इसको पढ़ने का सही तरीका है कि इंटीग्रेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में। मीन्स आपको कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। मेरे दोस्तों यह जो इंटीग्रेशन है वह डिफरेंशियबिलिटी का ऑपोजिट है। अब कैसे ऑपोजिट है हम समझेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला में। अब पहले यह समझिए मेरे दोस्तों, यह जो फंक्शन है कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, चाहे आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिले, चाहे आपको न्यूमेरिकली फंक्शन मिले, यानी आपको कोई भी फंक्शन मिलेगा, आई डोंट मैटर, हम समझेंगे प्रॉब्लम में। अब हमने बोला एक चीज कि यह जो इंटीग्रेशन है मेरे दोस्तों वह डायरेक्ट ही आपको ऑपोजिट है डिफरेंशियबिलिटी का। समझिए कैसे मेरे भाई, यह जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कोई भी फंक्शन का, ये जो फॉर्मूला चल रहा है, ये जो फॉर्मूला अभी सेकेंड स्टेप में आने वाला है, वही फॉर्मूला के बेस पे अब बहुत सारे ही क्या, सारे के सारे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जो भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है इंटीग्रेशन बहुत लेंदी है, समाकलन बहुत लेंदी है, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। आज जो स्टेप चलेंगे और अब जो फॉर्मूला आने वाला है उससे आप समझेंगे वाह वाह इंटीग्रेशन इतना अच्छा था, वो समझने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों अगर आपको कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन देखने को मिल जाए, समझने की कोशिश करना, फंक्शन नहीं, ये फंक्शन नहीं होता है,
फंक्शन का तो हम समझ लिए मेरे दोस्तों। अगर आपको h⁴n इस फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन देखने को मिल जाए, यहाँ n मेरे दोस्तों नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, सम हो यानी इवन हो, ऑड हो यानी कि विषम हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, होल नंबर, कोई भी नंबर हो चलेगा, लेकिन इस फॉर्म में रहना चाहिए मेरे दोस्तों। h⁴n का अगर हम इंटीग्रेशन की बात बोले मेरे दोस्तों, तो आपका होते हैं h⁴n+1 अपॉन में n+1, और यह एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, समझने की कोशिश करना। यह एक चाहे रहे, यह एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, समझने की कोशिश। हमने बोला था मेरे दोस्तों कि यह डिफरेंशियबिलिटी का अपोजिट होता है, कैसे होता है समझने की कोशिश। अगर आपको मिल जाए मेरे दोस्तों इस तरह से डिफरेंशियबिलिटी करना, d इंटू डी अपॉन डी एक्स, h⁴n का डिफरेंशियबिलिटी करना है, तो आप क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे, n इंटू h⁴n−1 यही आप पढ़े होंगे कि डिफरेंशियबिलिटी अगर h⁴n की किया जाए मेरे दोस्तों, तो होता है n इंटू h⁴n−1। यहाँ पर मेरे दोस्तों n डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, वहां माइनस हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है, यही अपोजिट है कि नहीं है, मैं प्रूफ आपको दिखा दिया हूँ। अब समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। अगर आपको इस फॉर्म में दिख जाए इंटीग्रेशन, आप डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होते हैं। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सोल्व हो पाए, समझने की कोशिश करना। मेरे दोस्तों मैंने cos x का डिफरेंशियबिलिटी पढ़े थे सर, माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हुआ, तो अपोजिट है कि नहीं समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्मूला की मेरे दोस्तों, तो cos x का इंटीग्रेशन की बात बोले मेरे दोस्तों, तो साइन एक्स होता है, जो कि cos x का डिफरेंशियबिलिटी माइनस साइन एक्स होता था, यही समझने की कोशिश करना। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो नेक्स्ट फार्मूला की अगर हम बात बोले, तो नेक्स्ट फार्मूला e⁴x dx, यह एक एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है। जिस तरह से डिफरेंशियबिलिटी भी एक्सपोनेंशियल ही होता था, यानी यह भी e⁴x dx का इंटीग्रेशन e⁴x ही होगा मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देखो 1 अपॉन में x dx का अगर हम बात बोले मेरे दोस्तों, 1 अपॉन में x dx का अगर बात बोले, अच्छा हमने मेरे दोस्तों एक चीज समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, समझिए। सबसे पहले हम फॉर्मूला और जानेंगे, टेंशन न लीजिए। फिलहाल हम जो यह टर्म चले 1 अपॉन x dx, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूला पर कैसे बैठा है। यहाँ पर पावर में 1 है, और जब डिवाइड में पॉजिटिव पावर हो, तो वही अगर मल्टीप्लाई में जाता है मेरे दोस्तों, तो वह निगेटिव पावर हो जाता है कि नहीं। अब हम सर आई मिस इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला पे अगर बैठाने का कोशिश करें, -1 और n+1 होता था, यहाँ n बराबर मेरे दोस्तों -1 है, तो यहाँ हो जाएगा -1+1, समझने की कोशिश करना, -1+1 अपन में -1+1, समझने की कोशिश करना, यानी यही आएगा कि नहीं आएगा, -1+1, समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। x⁻−1+1 हो गया, यानी ये तो 0 हो गया सर, और ये अपन में भी 0 हो गया, यानी ये तो चलेगा सर किसी की पावर 0 हो लेकिन वैल्यू 1 देते हैं सर, लेकिन -1+1 यानी कि ये तो 0 हो गया, और किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाए मेरे दोस्तों, तो वह एक इनफिनाइट बन जाता है, यानी मेरे दोस्तों यह एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत आएगा। आया कि नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही बोलता है कहाँ तक वैल्यू जाना है, इनफिनाइट तक वैल्यू को ले जाना है, इनफिनाइट तक वैल्यू को ले जाना है, समझने की हम कोशिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं, यानी देखिए अब एज ए प्रूफ, मैं टाइम टू टाइम आपको प्रूफ भी देता रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगला जो फार्मूला, अगर आपको इस फॉर्म में कहीं भी मेरे दोस्तों दिख जाए, a²
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स समझने की कोशिश करना। अगर आपको मेरे दोस्तों कहीं भी देखने को मिल जाए ए एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी, सॉरी 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, चाहे मेरे दोस्तों तो आप इसको डायरेक्ट भी लिखेंगे 1 अपॉन में ए tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों। 1 अपॉन में ए एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब इतना ही फॉर्मूला रहने देते हैं। अब इस पे हम पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे फॉर्मूला जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे भाई। कंटेंट गलत नहीं होने चाहिए, आपको जितना भी कंटेंट दिए जाएंगे वह सारे के सारे कंटेंट यहाँ सही रहेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों कम पढ़िए लेकिन बेहतर पढ़िए, ताकि आपको एक बार यहाँ पढ़ने के बाद कहीं भी पढ़ने की जरूरत ना हो। समझने की कोशिश करते हैं। आपको मेरे दोस्तों अगर हमने सबसे पहले फॉर्मूला इस फॉर्म में बताए थे एच टू द पावर एन डी एक्स, तो मेरे दोस्तों एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 मेरे दोस्तों, तो इंटीग्रेशन मीन्स आई मीन्स दिया हुआ है आपको एच टू द पावर 12 इंटू में डी एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। थोड़ा आप अपने से प्रयास करने की कोशिश करें, उसके बाद हम आगे चलेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। यानी एच टू द पावर 12 डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम बात बोले मेरे दोस्तों, तो अगर हम इस फॉर्मूला पे बैठाने की कोशिश करें सर, तो यहाँ पर तो सर आपने बताए थे कि x के पावर अगर आपको n है, n मीन्स यहाँ नंबर्स, यहाँ पर मेरे दोस्तों n बराबर 12 है, तो 12 प्लस 1 हो जाएंगे, अपॉन में भी सर 12 प्लस 1 हो जाएंगे, और यह एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, अल्फाबेट ऐड करते हैं। यह ऐड करना आप नहीं भूले, न तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, अगर आप ये छोड़ देते हैं और इतना तक सोल्व करते हैं तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, जो कि आपके लिए प्रख्यात होंगे। समझने की कोशिश करते हैं। यानी मेरे दोस्तों अगर हम 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, अपॉन में भी 13 प्लस c हो गया, यानी जो आपके सामने इंटीग्रेशन थे x के पावर 12, अगर हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें मेरे भाई, तो x के पावर 13 अपॉन में 13 प्लस c होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। अगर x के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 7 इंटू में डी एक्स, अगर इस फॉर्म में इंटीग्रेशन रहे मेरे दोस्तों, तो हम सबसे पहले अलग अलग इसको इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर आप बनाने लगेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, आप अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपको एक नंबर में पूछता है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा उस पर। लेकिन अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। यानी मेरे दोस्तों x के पावर 5 इंटू डी एक्स प्लस अलग अलग इंटीग्रेशन मीन्स इस फॉर्म में 7 इंटू डी एक्स, समझने की कोशिश करते हैं। हमने बताए थे सर n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यानी कि x के पावर 6 प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस 1, समझने की कोशिश करते हैं। प्लस में 7 प्लस 1 अपॉन में 7 प्लस 1, और यह एक सर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट ऐड होंगे। x टू द पावर 6 अपॉन में 6 सर, x टू द पावर 7 अपॉन में 7 सर, x टू द पावर 8 अपॉन में 8 सर, और प्लस c। यानी आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो मेरे दोस्तों, यह इंटीग्रेशन था x के पावर 5 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 7 इंटू डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे सर, आपको आएंगे x के पावर 6 अपॉन में 6 प्लस x के पावर 7 अपॉन में 7 प्लस x के पावर 8 अपॉन में 8 प्लस c देखने को मिलेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। ठीक है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सिर्फ समझने की खेल है, उसके बाद आप बहुत ही इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
अब दो और प्रॉब्लम जानेंगे। अब इसके बाद आप अपने से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब नेक्स्ट क्लासेस में आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने होंगे हमें। अगर आपको मेरे भाई इस फॉर्म में दिख जाए कहीं भी साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इस फॉर्म में दिखने के बाद आप डायरेक्ट ही लिखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन। सर हम जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और यह एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो प्लस सी ऐड कर देंगे। उसी तरह अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो कॉस एक्स डी एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सर हम जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स होता है साइन एक्स प्लस सी। ठीक, यही होता है। आप ये दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आज की क्लासेस आपकी यहीं तक रहेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।